वेलकम टू ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर कटिया गोपालगंज। आज हम लोग इंग्लिश में टेंस के बारे में गोवर्धन पांडे सर से जानकारी प्राप्त करेंगे। टेंस काल क्या है? क्रिया को करने में जो समय या अवधि लगती है उसे टेंस या काल कहते हैं। जैसे राम घर जाता है। इसको हिंदी में काल कहते हैं। तो क्रिया को करने में जो समय या अवधि लगती है उसे ही हम टेंस या काल कहते हैं। इसे हम यूं दर्शा सकते हैं, राम घर जाता है, मोहन विद्यालय जा रहा है। लड़के घर गए। तुम लोग विद्यालय जाओगे। ये उदाहरण है जिसमें हम देख रहे हैं कि पहला उदाहरण जाता है, दूसरा उदाहरण में है जा रहा है, और तीसरे उदाहरण में गए, और चौथे उदाहरण में जाओगे। अर्थात इससे प्रतीत होता है कि टेंस या काल के भेद होते हैं। तो हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। टेंस या काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस, भूतकाल, और तीसरा फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल की परिभाषा हम यूं दे सकते हैं कि जो क्रिया कुछ देर पहले प्रारंभ हुई, और अभी चल रही है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ। लड़के
गेंद खेलते हैं। इस पर कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब हमें यह जानना है कि हिंदी के वाक्य को हम प्रेजेंट टेंस में कैसे रखते हैं और इसे अंग्रेजी में हम कैसे अनुवाद करेंगे, इसे हमको जानना है। इसके भी 4 भेद होते हैं और प्रेजेंट टेंस के प्रकार। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट imperfect। प्रेजेंट imperfect। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हुए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, यहाँ हमें देखना है कि मुख्य क्रिया के अंत में ता, ते, ती आवे, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं या कहते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, यहाँ जाना मुख्य क्रिया है, इसमें ता आया है। उसी प्रकार से पुस्तक पढ़ते हैं, यहाँ ते आया है। और राधा पुस्तक खरीदती है, इसमें ती आया है। और वर्षा होती है, इसमें भी ती आया है। अर्थात ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। अब हमें यह सीखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्य को हम अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे। इसके लिए यहाँ हमारे व्याकरण में 2 प्रकार के सूत्र दिए गए हैं, जिसे हम हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाने के नियम। स्ट्रक्चर। पहला है सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट ऑफ स्पीच। और दूसरा है सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OPS। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 2 स्ट्रक्चर हैं। पहला स्ट्रक्चर फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर, सेकेंड पर्सन के दोनों नंबर तथा थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट वाले सेंटेंस के लिए हम इस आधार पर सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OPS यानी अदर पार्ट ऑफ स्पीच को रख करके उसका हिंदी में हम अनुवाद हिंदी के अनुवाद से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। उसी प्रकार से थर्ड पर्सन वाले सब्जेक्ट का यदि हमें हिंदी का वाक्य मिलता है तो हम उसको सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस S अथवा ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OPS के आधार पर रख करके हम उसका अनुवाद कर सकते हैं। यहाँ
यह प्रश्न उठ रहा है कि एस अथवा यस, कहाँ हम एस का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर यस का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए सामान्य रूप से यही है, नियम है कि जिस अंग्रेजी वाक्य के क्रिया में एस अथवा यस का प्रयोग हमें करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह देखना होगा कि उसका अंतिम अक्षर क्या है। यदि अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है तो वहां हम एस का प्रयोग करेंगे, और जिस क्रिया का अंतिम अक्षर वॉवेल है वहां पर हम यस का प्रयोग करेंगे। यह स्ट्रक्चर केवल फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर, सेकंड पर्सन के दोनों नंबर, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर वाले सब्जेक्ट से प्रारंभ होने वाले वाक्य के लिए है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, यहाँ मैं सब्जेक्ट है, पुस्तक इसका ऑब्जेक्ट है, पढ़ना जो है क्रिया है। इसे इसका अनुवाद हम यूं बनाएंगे, आई रीड ए बुक। और उसी प्रकार से यदि फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर वाले सब्जेक्ट का हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना पड़े, जैसे हम लोग गेंद खेलते हैं, इसमें हम लोग सब्जेक्ट है, गेंद इसका ऑब्जेक्ट है, खेलना क्रिया है। तो हम लोग के लिए हम वी रखेंगे और खेलने के लिए वी प्ले फुटबॉल। यहाँ यह सब्जेक्ट हो गया, यह MV1 हो गया और यहाँ आया ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार से थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के लिए, जैसे लड़के पुस्तक पढ़ते हैं, इस हिंदी के वाक्य में लड़के सब्जेक्ट है, पुस्तक उसका ऑब्जेक्ट है और पढ़ना क्रिया है। तो उसी आधार पर यानी सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट के आधार पर इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। जैसे बॉयज रीड बुक्स, इसमें हमें यह बॉय सब्जेक्ट हो गया, रीड और इसका वर्ब हो गया और बुक्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ रीड फर्स्ट फॉर्म में है, यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर वाले सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाले हिंदी वाक्य का हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो इसके लिए दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस एस अथवा ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OPS। इस स्ट्रक्चर के आधार पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से प्रारंभ होने वाले वाक्य का हम अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। एज राम पत्र लिखता है, वह आम खाता है, वर्षा होती है। ये तीनों सेंटेंस थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट से प्रारंभ हो रहे हैं। तो इसका हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। जैसे राम रीड
यहाँ क्रिया है, इसमें हमें एस लगाना है कि यस, इसका डिसाइड हम यूँ करते हैं कि जिस अंग्रेजी क्रिया का अंतिम अक्षर कंसोनेंट या वॉवेल हो, तो हम कंसोनेंट वाले शब्द के साथ हम क्या करते हैं कि एस का प्रयोग करते हैं, और वॉवेल वाले क्रिया के साथ हम यस का प्रयोग करते हैं। यहाँ डी कंसोनेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे कि एस का प्रयोग करेंगे। राम रीड्स, राम। थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट वाले वाक्य में यदि हमें क्रिया के अंत में एस अथवा यस का प्रयोग करना है, तो हम यूँ डिसाइड कर सकते हैं कि जिस क्रिया का अंतिम अक्षर कंसोनेंट हो वहाँ हम एस का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, इस सेंटेंस में यहाँ ही सब्जेक्ट है जो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, और इस क्रिया के अंतिम अक्षर में डी आया है जो कंसोनेंट है, इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एस का प्रयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से इस सेंटेंस में भी मोहन थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है और वाई कंसोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ एस का प्रयोग किया है। वह भोजन करता है, इट्स। यस का प्रयोग जिस क्रिया का अंतिम लेटर वॉवेल हो अथवा क्रिया के अंत में ch हो या ई हो, वहाँ हम यस का प्रयोग करते हैं। घर जाता है, घर जाता है। ही goes to house। यहाँ गो क्रिया में ओ जो है वॉवेल है, इसलिए यहाँ यस का प्रयोग हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।